हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 भी है। तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना। अब ये सेल होती कैसे, यही क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो भी हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। बट इस सेल की कहानी शुरुआत हुई कहाँ से? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक ऑब्जर्व किया था अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, है ना। तो जब रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कर रहे थे कॉक की स्लाइस को एक अपने खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी थी और उन्होंने ये देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो भी चीज है वो काफी कुछ इससे मैच कर रही है, लाइक हनी कॉम जैसी है ये, है ना। तो इसीलिए उन्होंने देखा जैसे हनी कॉम में स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही कुछ इस ऑब्जर्वेशन में भी थे, है ना। तो उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेल। बेसिकली सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम और लिटिल कंपार्टमेंट्स, है ना। अब इसके बाद समझ में तो आ ही गया होगा काफी कुछ कि एक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, राइट। ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। एंड टिश्यू किससे बने हैं? सेल से, राइट। तो बेसिकली इस पूरी जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल, है ना। तो अगर सेल्स नहीं होंगे तो ना टिश्यू होंगे, ना ऑर्गन सिस्टम होंगे और बॉडी होंगे। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, है ना। कैसे? जैसे कि आप बात करो ब्रिक्स की। अब ये मत सोचना कि सेल्स ब्रिक होते हैं, बट इट इज सिमिलर काइंड ऑफ, राइट। जैसे कि ब्रिक्स होते हैं। अब ब्रिक डिफाइन करेगा कि वॉल कैसी होगी। मतलब अगर ब्रिक्स यूनिफॉर्म शेप के होंगे तो वॉल भी एक यूनिफॉर्मिटी में बनेगी, बट अगर ब्रिक्स ही टेढ़े मेढ़े हैं तो वॉल भी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, है ना। और वॉल स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी वो डिपेंड करता है कि हमने जो ब्रिक्स यूज करी है वो कैसी हैं, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग है या फिर वो खुद भी वीक है। ऐसे ही सेल्स डिफाइन करते हैं कि कितने सेल्स होंगे, वैसे ही स्ट्रक्चर होगा बॉडी का और क्या फंक्शन करते हैं, है ना। अब ये मत करने लग जाना, देखने लग जाओ कि शायद आंखों से दिख जाए सेल्स। सेल्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप से ही है, मामूली आंखों से सेल्स नहीं दिखते हैं। मतलब सेल एक तरीके के छोटे पैकेट बड़ा धमाका होते हैं, है ना। दिखते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजी में, है ना। बायो के जितने ज्यादातर सारे टॉपिक्स होते हैं वो इसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। फिर और भी डिस्कवरीज हुई थी सेल के रिगार्डिंग। जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई सेल नाम की भी कोई चीज है, तो और लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, देखा कि क्या होता है वो। तो ये पहला नाम तो सभी को ही पता होता है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था। बट दी सेल्स वर द डेड कॉक सेल्स, है ना, इन द ईयर 1665। ईयर्स में ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो रॉबर्ट हुक वाली डिस्कवरी के होते हैं, और ये सेल थ्योरी वाले ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आज होते हैं। फिर सेकेंड साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हुक, है ना, जिन्होंने डिस्कवर्ड किए थे फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने लिविंग सेल्स देखे थे और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे थे इन द ईयर 1674। देन वाज रॉबर्ट ब्राउन who discovered nucleus in 1831, then Purkinje who coined the term protoplasm 1839। फिर आती हैं श्लेडन एंड श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इस सेल थ्योरी में था क्या कि जितने प्लांट्स, जितने एनिमल्स बने होते हैं वो सब सेल से ही बने हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर वर्शॉ ने इसी सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हुए कहा था कि जितने सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि रात बेरात एक जादू की छड़ी चलती है और एक नए सेल बन जाते हैं, है ना। तो जितने प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उन्हीं से ही नए सेल्स बनते हैं। अभी नाम बहुत अटपटे होते हैं ना, याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसका एक तरीका होता है, जो रॉबर्ट हुक है ये तो सबको याद ही हो जाते हैं। तो इस हुक को इधर कैरी करो, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी बट ये हुक होगा, ल्यूवेन हुक।
थर्ड नेम में ये रॉबर्ट इधर आ जाएगा और आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। फोर्थ डिस्कवरी किसकी थी? प्रोटोप्लाज्म की थी। पी से प्रोटोप्लाज्म एंड पी से पर्किंजी, प्रोटोप्लाज्म पर्किंजी, है ना। अब शेजवान चटनी सबने सुना होगा, तो श्वान एंड श्लेडेन, इस तरीके से नाम याद कर लो। और लास्ट में सबको पता होता है ना, निबंध लिखते हैं सब लोग हिंदी में, वर्षा ऋतु, तो वर्षा वर्षा, है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है बट प्रोनाउंसिएशन में वर्षा, है ना, वर्षा, जिन्होंने एक्सपेंड की थी सेल थ्योरी। तो इस तरीके से थोड़े बहुत नाम भी याद हो जाएंगे आपको। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बस यही तो होता है कि जो ऑर्गेनिज्म वन सेल से बने होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मोर देन वन और वी कैन से मेनी, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा बहुत सारे सेल से बने होते हैं, है ना, विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर होते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और सम फंगाई, है ना। तो यूनिसेलुलर वन सेल्ड, मल्टी सेलुलर मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आता है कि क्या सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ रिलेशन होता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता हमेशा कि सेल का स्ट्रक्चर यूं ही राउंड ही होगा। सेल के बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। जैसे कि आप बात करो आरबीसी का ये स्ट्रक्चर होता है, नर्व सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, तो क्या उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई रिलेशन है? तो हाँ होता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उनकी बाइकॉन्केव शेप होती है, मतलब अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ डोनट शेप होती है ना। इस शेप से क्या होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और इस सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है, वो ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सकते हैं। ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा, है ना, तो उनका जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, उनकी बाइकॉन्केव शेप होती है, उससे ज्यादा सरफेस एरिया तो फिर ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सकते हैं। ऐसे नर्व सेल्स जो होते हैं वो एक ब्रांच ट्री या फिर इलोंगेटेड शेप होती है उनकी, है ना। तो इससे क्या होता है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और उनकी जो लॉन्ग शेप होती है, लाइक वायर्ड शेप होती है, उनकी लंबे वायर जैसी शेप होती है, उससे वो मैसेज सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे होता है ना, हमें डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हम वायर्स लगाते हैं, वैसे ही नर्व सेल्स भी लंबे लंबे होते हैं ताकि मैसेज सेंड कर सके, है ना। तो समझ में आ गया। ऐसे जैसे कि आप बात करो स्पर्म्स की, तो वो क्या होते हैं, उनकी पीछे टेल होती है, क्यों? ताकि वो मोशन कर सके, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स और होते हैं जिसमें आप देखोगे कि उनका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में कुछ रिलेशन होते हैं ना। अब जो सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर नहीं होता, बट हाँ उनकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब हम इसे हवा में नहीं बोलेंगे, हम इसे देखते हैं। जैसे कि सेल होता है ना, ये सेल, तो ये जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर एक और गोला होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। और ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में आप कह सकते हो फ्लूइड, या फिर फ्लूइड नहीं तो जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसका भी एक प्रॉपर नेम होता है, बट जो जेली काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। अभी इस वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो अबाउट सेल वॉल जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है और कितने तरीके की होती है, तो ये सब भी हम देखेंगे। आई होप आज की वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स पढ़े वो आपको क्लियर थे। एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।